हम लोग संसद पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 82 देखते हैं, डिलिमिटेशन, परिसीमन। क्या कहना चाह रहा है? आफ्टर एवरी सेंसस the allocation of seats of Lok Sabha and Rajya Sabha should be revised. क्या कह रहा है? आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी रिवाइज। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के आवंटन में बदलाव किया जाना चाहिए। ये परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब देखो, देश की जनसंख्या बढ़ने पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का पुनर्नियोजन या सीमा निर्धारण का करना, ताकि आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिल सके, यही परिसीमन है। ठीक है, अभी तक इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। देख लो, सामान्य नियम, संविधान के अनुसार हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होना चाहिए। अब तक परिसीमन अधिनियम कौन कौन से आए? डिलिमिटेशन एक्ट 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, पिंक लेते हैं, चलो पिंक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अमेंडमेंट्स देख लेते जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। पहले 2000 के लिए किया गया था। फिर होता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि होता है 2001 में। सीटों की संख्या पर इसे रोक को आगे बढ़ाकर 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया था। और प्रेजेंट टाइम में क्या है स्थिति है? वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाती है। सीटें किसके आधार पर तय की जाती हैं? सीटें आपकी 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 83, देखो आर्टिकल 83 क्या कह रहा है? सदनों का कार्यकाल, टर्म ऑफ पार्लियामेंट, टर्म ऑफ, एक मिनट, टर्म ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है राज्यसभा का। वहीं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक, और अगर आपातकाल की स्थिति आ जाएगी तो 1-1 साल के लिए ये कार्यकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल को के अंतर को समझाया गया है। राज्यसभा क्या ऐसा होता है? एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। 1952 में इसके गठन के बाद से यह कभी भी पूरी तरह भंग नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि ये परमानेंट हाउस इसीलिए होता है क्योंकि ये डिसोल्यूट नहीं होती है। ठीक, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अभी मैंने बताया कि 6 साल होता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था इसमें पिछली वीडियो में कि आर्टिकल 83 के तहत है कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आते हैं, इसीलिए इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो लोकसभा, यहाँ एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये डिसोल्यूट हो जाती है, भंग हो जाती है, टेम्परेरी हाउस है। सामान्य कार्यकाल, यदि इसे बीच में हम भंग ना करें, किसी तरीके से भी भंग ना हो, सरकार ना टूटे, इसका कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से यानी प्रथम सत्र, नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक का होता है। पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का तक का होता है। 5 साल पूरे होने पर यह ऑटोमेटिकली समाप्त या विघटित हो जाती है, क्योंकि 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं ना। समय से पहले भंग होना आर्टिकल 85 के 2 के तहत है। ठीक है, समय से पहले भंग होना किसके तहत है? आर्टिकल 85 के 2 के तहत। देखो कैसे, राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 85 के 2 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 साल पूरे होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भंग करना, इतना याद रखो, भंग करना किसमें? आर्टिकल 85 के 2 के तहत है। राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 84 क्या कहता है? 84 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या बताता है? एलिजिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? एलिजिबिलिटीज फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सांसद बनने की योग्यताएं देखो क्या होता है। सबसे पहला भारत का नागरिक, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह पागल व दिवालिया ना हो, ही शुड नॉट बी, ही शुड
नॉट बी इंसेन और इंसॉल्वेंट। ठीक है। तीसरा, he should not hold a post of profit, he should not hold a post of प्रॉफिट, वहां किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मिनिमम एज क्या होती है राज्यसभा की? 30 साल होती है। कम से कम एज लोकसभा की क्या होती है? मिनिमम एज 25 साल होती है। फिर से देख लो, राज्यसभा की एज 30 साल होती है, लोकसभा की क्या होती है? 25 साल होती है। देखो यहाँ पे लिखा, मानसिंह व विदेश के उम्मीदवार का पागल या दिवालिया, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट ना हो। मैंने बताया ना आपको। और लाभ का पद तीसरा यही बताया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह सरकार के अधीन किसी भी ऐसे पद पर ना हो जिससे उसे अतिरिक्त लाभ या वेतन मिले। सरकार के अधीन, भारत सरकार द्वारा अगर वेतन प्रदान किया जा रहा है तो उसे हम लाभ का पद बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ मतभेद हैं, यानी कि अपवाद हैं। देख लेते हैं, संविधान के कुछ सरकारी पदों को लाभ का पद नहीं मानते हैं। यानी इन पदों पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वो कौन कौन से ऐसे पद हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है? प्रेसिडेंट ऐसा पद है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद भी नहीं है। राज्य के राज्यपाल का पद भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स भी लाभ का पद नहीं है। मतलब इन पदों पर रहते हुए जो है इनको हम लाभ का पद नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सांसद होते हैं, जैसे कि हम किसी सरकार में हैं और दूसरी सरकार जीत गई तो हम अपना दल बदल लेंगे, दल बदल करके उसमें चले जाएंगे, जहां फायदा दिख रहा है वहां चले जाएंगे। ऐसा होता था। तो वही चीज है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता और ऐतिहासिक केसेस कुछ हुए हैं, वो बताए हैं मैंने। यदि कोई सांसद चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है, दल बदल करता है, तो इसका फैसला कौन लेगा? अगर लोकसभा में ऐसा काम होता है तो इसका निर्णय लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। अगर राज्यसभा में ऐसा काम होता है तो इसके निर्णय राज्यसभा की सभापति, चेयरमैन लेते हैं। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। कियोतो हुलहोन केस देखो, इन 1992, देखो इंपॉर्टेंट है, दल बदल के आधार पर है। पहले माना जाता था कि अध्यक्ष या सभापति का फैसला, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का फैसला अंतिम होगा। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष या सभापति के फैसले की हम न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी अगर फैसला गलत या पक्षपातपूर्ण होगा तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये कियोतो हुलहोन केस में था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सांसदों का इस्तीफा यानी रिजिग्नेशन किसको देंगे? यदि कोई सांसद अपने पद से त्यागपत्र यानी रिजाइन देना चाहता है तो वह किसे सौंपेगा? लोकसभा का सांसद होगा तो अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। राज्यसभा का सांसद होगा तो अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन को देगा। सांसदों की शपथ देख लो कौन होता है। इसका नियम क्या है? संसद में अपना स्थान या सीट ग्रहण करने से पहले हर सांसद को शपथ लेना अनिवार्य होता है। ये शपथ दिलाता कौन है? शपथ जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसे कि प्रोटेम स्पीकर के समक्ष ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसे भी नियुक्त कर देगा उसे प्रोटेम स्पीकर। देखो, प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, प्रोटेम स्पीकर होता क्या, ये भी हम जान लेंगे। जब भी देश में नई लोकसभा या राज्य में नई विधानसभा का चुनाव होता है तो पुरानी लोकसभा क्या होती है? वो भंग हो चुकी होती है। मतलब देयर इज नो स्पीकर इन द हाउस, है ना, कोई भी स्पीकर नहीं होगा, कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, है ना। तो नए चुने गए सांसदों या विधायकों ने अभी तक शपथ नहीं ली होती है। संसदन का संचालन करने के लिए कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया। ऐसी स्थिति में पहली बैठक, याद रखिएगा, फर्स्ट सिटिंग चलाने और काम शुरू कराने के लिए राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। इसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। चलो, 10 मिनट की वीडियो पूरी होती है। छोटी छोटी वीडियोस आपको दे रहे हैं ताकि आप डेटा अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, बोरिंग भी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।